कथा संचयन को एवं काव्य प्रवाह को देखा। कथा एवं काव्य के नितांत अंतर को भी हम भली भांति रूप से समझ गए। इस वर्ष कथा एवं काव्य विधा को छोड़कर द्वितीय वर्ष के तृतीय सत्र में कुछ नया ज्ञान आपको प्राप्त होने वाला है और उस नए प्रश्न पत्र का नाम है कथित गद्य विधाएं। और आपके सामने हम हैं डॉक्टर रूपाली चौधरी। स्वागत है आपका इस आभासी दुनिया में। दोस्तों, जैसे कि अभी आपको बताया कि कथित गद्य विधाएं अर्थात यह जो बुक आपके सामने दिखाई दी जा रही है, यह आपका पाठ्यक्रम है। कथित गद्य विधाएं अर्थात कथा को छोड़कर निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा वर्णन, व्यंग्य विधा, संबोधन जैसी विधाओं पर हम प्रकाश डालने वाले हैं। सबसे पहली विधा जो है तो हम आज चलते हैं निबंध विधा की ओर। तो निबंध विधा का प्रारंभ अंग्रेजी शासनकाल से भारतीय युग के समय में प्राप्त हुआ। अध्ययन की सुविधा के लिए हिंदी निबंध साहित्य को 4 युगों में विभाजित किया गया, जैसे भारतीय युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। भारतीय बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र, जैनेन्द्र, यशपाल, गुलाब राय, धर्मवीर भारती जैसे अनेकानेक निबंधकार हैं जिनकी रचनाओं को हम लोग देख सकते हैं। इसी पाठ्यक्रम के आधार पर दूसरी विधा जुड़ती है संस्मरण की। तो संस्मरण शब्द का अर्थ होता है सम्यक स्मरण होना। संस्मरण विधा गद्य की आत्मनिष्ठ विधा है। संस्मरण लेखक अपनी वैयक्तिक अनुभूतियों को, भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। हिंदी में संस्मरण का प्रारंभ भारतीय युग से हुआ। बाल मुकुंद गुप्त ने प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में पहला संस्मरण लिखा। झूठा सच, माटी की मूर्तें, पतचिन्ह, रेखाएं बोल उठी, अरे याया और रहेगा याद, इन संस्मरणों को भी देखा जा सकता है। संस्मरण की भांति ही एक अलग विधा है जो रेखाचित्र के नाम से जानी जाती है। रेखाचित्र स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित हो जाती है। रेखाचित्र में किसी एक व्यक्ति, स्थान, घटना अथवा दृश्य का वर्णन होता है। रेखाचित्र बाह्य विशेषताओं के साथ आंतरिक विशेषताओं को भी दर्शाता है। रेखाचित्र की शर्त यह होती है कि वह सरल हो, सुगठित हो, संक्षिप्त हो एवं वर्णन प्रधानात्मक हो। बाबू गुलाब राय कहते हैं कि कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी वस्तु की, व्यक्ति या दृश्य का अंकन करना रेखाचित्र कहलाता है। दोस्तों, अगली हमारी विधा है आत्मकथा। आत्मकथा जो कि स्वयं लिखी जाती है। आत्मकथा के लेखन अपने जीवनानुभव को अभिव्यक्त करता है। हिंदी में राजनेताओं, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों और साहित्यकारों द्वारा अपनी आत्मकथाएं लिखी गई। कई ऐसे महिला साहित्यकार भी हैं जिन्होंने अपनी लेखनी चलाई, जैसे कृष्णा अग्निहोत्री की लगता नहीं है दिल मेरा, और औरत मन्नू भंडारी की एक कहानी, यह भी मैत्रेय पुष्पा की कस्तूरी कुंडल बसे, झूला नट प्रभा खेतान की अन्य से अनन्या, सुशीला टागभोरे की शिकंजे का दर्द आदि आत्मकथा है। जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि अलग अलग विधाओं से हमें परिचित होना है, तो जीवनी यह भी विधाएं जुड़ जाती है। तो जीवनी किसी महापुरुष, महान व्यक्ति पर दूसरों के द्वारा लिखी जाती है। स्वतंत्रता के पश्चात जीवनी साहित्य का बहुमुखी विकास हुआ। कई लोकप्रिय नेताओं, संत महात्माओं, साहित्यकारों, महापुरुषों को, वैज्ञानिकों को, उद्योगपतियों को और खिलाड़ियों की जीवनियों को हम देख सकते हैं। जैनेन्द्र कुमार ने बापू की झांकियां, बापू के कदमों में, अकाल पुरुष मतलब महात्मा गांधी के जीवन पर लिखी गई जीवनी। इसी के साथ एक नई विधा जुड़ती है जिसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। वास्तविक तौर पर देखा जाए तो मनुष्य का मूल स्वभाव घुमक्कड़ होता है। सौंदर्य लालसा की तलाश करता मनुष्य घूमने के लिए प्रेरित हो जाता है।
प्रकृति और सौंदर्य के आकर्षण से जब मनुष्य घूमता है तो वही घूमना और अनुभव और मनोभाव को मुख भाव से अभिव्यक्त करना ही यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद यात्रा वृत्तांत विधा का विकास तेजी से हुआ, जिसमें अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछले जैसी रचनाओं का निर्माण पाया गया। अगली विधा है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज गद्य की नवीन विधा है। अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट का समानार्थी शब्द है। हाँ, रिपोर्टाज जिस रचना में किसी घटना का वर्ण विषय का यथार्थ वर्णन हो उसे रिपोर्टाज कहते हैं। वस्तुतः रिपोर्ट में और रिपोर्टाज में अंतर होता है। रिपोर्टाज में वस्तुनिष्ठता के साथ साथ रिपोर्टाज लेखक इस तरह कलात्मक अभिव्यक्ति करता है कि पढ़ने वाले पाठकों का हृदय जागृत हो जाता है। रिपोर्टाज में केवल तथ्यों का लेखा जोखा नहीं होता, तथ्यों को कलात्मक और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। रिपोर्टाज लेखन के लिए कल्पना, कला एवं प्रतिभा की आवश्यकता होती है। अगली विधा है डायरी। डायरी मनुष्य के अंतर्मन का आईना होता है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी, रोजनिशी, रोजनामंच आदि पर्यायवाची शब्द होते हैं। 1930 में डायरी लेखन का प्रारंभ हुआ। गांधी जी की कारावास कथा, सुशीला नायर, हरिवंश राय बच्चन जी की प्रवास की डायरी, जयप्रकाश की मेरी जेल डायरी आदि भी देख सकते हैं। संबोधन के तौर पर इतिहास प्रसिद्ध पुरुष या व्यक्तित्व एवं वक्तृत्व की अनोखी पहचान प्राप्त व्यक्ति अपने से छोटे लोगों को, युवकों को जो परामर्श देते हैं वह संबोधन के नाम से पहचानने लगते हैं। जैसे रतन टाटा, नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति के व्यक्तित्व एवं वक्तृत्व ने उन्हें लाखों करोड़ों तमाम युवाओं का प्रदर्शी बना दिया। दोस्तों, अब तक हमने कथेतर गद्य विधाएं, इनमें कौन कौन सी विधाएं होती है और उन विधाओं का परिचय क्या होता है उसे हमने देखा। अब हम लोग चलते हैं कि इस कथेतर गद्य विधाओं में जो पाठ्यक्रम में दिया गया हुआ है गद्य विधाओं का विकासात्मक परिचय, तो उन विकासात्मक परिचय में हम आपके सामने आज रखने वाले हैं राष्ट्र का स्वरूप, या जो अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं उन विधाओं में क्या क्या आपको पढ़ना है उसका विवेचन हम संक्षेप में आपसे करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी निबंध विधा। तो निबंध विधा में राष्ट्र का स्वरूप, यह निबंध विधा है और राष्ट्र का स्वरूप को लिखा हुआ है हमारे जो लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी, इन्होंने। तो निबंध के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है आपको क्या पढ़ना है। तो इस निबंध के भीतर आता है राष्ट्र का स्वरूप, भूमि, भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति में समन्वय किस प्रकार से बनता है। भूमि के पार्थिव अर्थात मिट्टी के स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होते हैं उतनी हमारे राष्ट्रीयता बलवती हो पाती है, क्योंकि हम लोगों को सभी को पता है कि जो मिट्टी होते हैं उससे जो अनाज निकलता है, लेकिन क्या हम लोग आज भी उस भूमि को अपना पाते हैं? नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि आज यदि किसान से शादी करने की बात तय हो जाती है तो हमारे जैसी कई युवतियां किसान से शादी करना पसंद नहीं कर पाती, क्योंकि हम लोग भूमि के अर्थात उस स्वरूप को हम आत्मसात नहीं कर पाते। और इसी कारण इसी जागरूकता के लिए भूमि का सांगोपांग अध्ययन जन जन द्वारा होना चाहिए। यह परमार्थ उद्देश्य जो है यह वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। जन, भूमि में माता और पुत्र का संबंध होता है। जन के हृदय में भूमि के प्रति मातृभाव, राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं और भूमि पर बसने वाला हर एक व्यक्ति अर्थात हर एक जन ज्ञान और कर्म के रूप में राष्ट्रीय संस्कृति का दर्शन प्राप्त करवाता है।
प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावनाओं के अनुरूप अलग अलग संस्कृति होती है और यही अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती जाती हैं और इन्हीं संस्कृतियों का पारस्परिक समन्वय राष्ट्र का सुखदायी रूप होता है। दोस्तों, हम इस निबंध में देखेंगे राष्ट्र क्या है, जन क्या है, संस्कृति क्या है, भूमि क्या है और इन सब का समसामयिक रूप से परिपाक किस प्रकार से होता है। इस निबंध के द्वारा हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। अगली हमारी जो विधा है, जो संस्मरण विधा है, और जिस संस्मरण विधा का नाम है 30 बरस का साथी, चूंकि यह रामविलास शर्मा ने लिखी हुई एक आलोचना है। 30 बरस का साथी यह रामविलास शर्मा के द्वारा लिखित संस्मरण, और इस संस्मरण के आधार पर रामविलास शर्मा ने इस रचना में अमृतलाल नागर के, डॉक्टर रामविलास शर्मा के साथ व्यतीत किए हुए अपने बहुमूल्य क्षणों पर प्रकाश डाला है। अमृतलाल नागर इस संस्मरण के आरंभ में डॉक्टर रामविलास शर्मा के पुराने पत्रों को संजोकर बैठे हुए हैं। देखिए, शुरुआत मतलब हमारे संस्मरण की स्टार्टिंग कितने अनोखे ढंग से होती है। तो सन 1940 से लेकर 1964 तक के पत्र, लिफाफे, पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्र जब वे पढ़ने के लिए बैठे हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे 19-20 बरस की लड़काई उम्र में अपने दिन वह देखने लगे हैं। दोस्तों, ये वह दिन है जब अंतर्देशीय पत्र हुआ करते थे, पोस्टकार्ड हुआ करते थे, पत्र हुआ करते थे, लिफाफे हुआ करते थे। दोस्तों, आज की बात अलग है क्योंकि आज हर एक के पास एंड्रॉयड मोबाइल जो आ गया है और इसी एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से हम फ़ौरन पल भर में यहाँ से वहाँ तक सारी खबरों को ले सकते हैं। लेकिन वह ज़माना कुछ और ही था। उन सभी लोगों को पत्रों पर, पोस्टकार्ड पर, अंतर्देशीय पत्रों पर हर किसी तरीके पर निर्भर होना पड़ता था। ठीक उसी प्रकार तो वह अंतर्देशीय पत्रों के लिए बैठने के लिए लग जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे वह 19-20 बरस की लड़काई उम्र में ही अपने आप को देखने लगे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र जो हैं वह श्याम वर्ण के चेहरे, पतली रेखसी मूछें और कसरती बदन वाले नवयुवक रामविलास शर्मा और उनकी ध्यान दृष्टि के सामने इस समय एकदम सजीव एवं मूर्तिमंत होकर खड़े हैं। उन्हीं के साथ आए हुए निराला अक्सर लेखक के सामने रामविलास शर्मा की प्रशंसा करते थे। वे कहते थे, ये तो बड़ा तेज है, ये डॉक्टर बनेगा एक दिन, अपने गुरु सिद्धांत को भी अंग्रेजी में पछाड़ेगा। निराला द्वारा की गई अपरिचित रामविलास शर्मा की प्रशंसा से ही लेखक बहुत ही प्रभावित थे। देखिए, अब तक तो हमने रामविलास शर्मा और इस प्रकार से उन्होंने किए हुए सारी चीज़ों को आत्मसात किया कि यहाँ इस जगह पर किस प्रकार से हमें अलग अलग चीज़ों के द्वारा प्राप्त होना है। अगला हमारा जो रेखा चित्र के माध्यम से जो प्राप्त होता है वो है रजिया। चूंकि रजिया सन 1946 में प्रकाशित माटी की मूर्ति नामक दूसरे शब्द चित्र को बेनीपुरी जी ने अपने मामा स्वर्गीय द्वारिकानाथ सिंह और उनकी मौसी को समर्पित कर दिया। इस रेखा चित्र के ज्यादातर शब्द चित्र जो है वह 1940 में ही लिखे गए थे। इस संग्रह में कुल 12 शब्द चित्र है। लेखक के जीवन में ग्रामीण परिवेश के अविस्मरणीय पात्र जो है उनका वर्णन इस रेखा चित्र में दिया गया है। उन पात्रों के वास्तविक जीवन की अनुपम छवि बेनीपुरी जी के मन में, उनके प्राणों में अंकित है। रजिया भी उन्हीं पात्रों में से एक। गांव की चुड़ियारें, जी हाँ, अब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हम सभी लोगों के लिए क्योंकि चूड़ियाँ पहनना सभी को अच्छा लगता है। तो गांव की चुड़ियारें रजिया के ग्रामीण सौंदर्य, भोलापन और अल्लड़पन से लेकर उसके सभी जीवन संघर्ष का मार्मिक शब्द चित्र प्रस्तुत रजिया में किया जाता है। रजिया रेखा चित्र में ग्रामीण जीवन की सादगी, निश्चलता, सांप्रदायिक एकता इस रजिया रेखा चित्र में हमें दिखाई देती है। लेखक इस रेखा चित्र में रजिया के बाल्यकाल से लेकर यौवनावस्था और यौवनावस्था से प्राप्त होती हुई वृद्धावस्था का संपूर्ण चित्र हमारे सामने प्रकट कर देते हैं। एक साधारण चूड़ी वाली रजिया के प्रेम में हमें सामाजिक बोध की भावना दिखाई देती है।
इस रेखा चित्र का प्रारंभ लेखक द्वारा रजिया के बाह्य व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति से प्राप्त हो जाता है। लेखक एक दिन रजिया के गांव नेता बनकर गए और तब एक लड़की को वो देखते हैं तो उन्हें रजिया की याद आ जाती है। वे कहते हैं, कानों में चांदी की बालियां, गले में चांदी का हैकल, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की गौड़ाई, बरबाह की बुट्टेदार कमीज पहने, काली साड़ी के छोर को गले में लपेटे, गोरे चेहरे पर लटकते हुए कुछ बालों को संभालने में परेशान वो छोटी सी लड़की जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और अपने बचपन की उन स्मृतियों की वह ताजा हो उठी, मतलब वह थी रजिया। और इसी प्रकार से रजिया के अनुपम सौंदर्य को यहाँ इस जगह पर बताने का सफल प्रयास किया गया है। अगला हमारा जो जीवनी का अंश के नाम के माध्यम से माना जाता है वह है धरती और धान। धरती और धान जीवन अंश में पांडे बेचन शर्मा उग्र ने अपने बचपन के बहुत सारे खट्टे और मीठे अनुभवों को चित्रित किया है। इसमें उन्होंने अपने माता एवं पिता के चरित्र की मार्मिक अभिव्यक्ति भी की है। पांडे बेचन शर्मा, चूंकि वह उग्र के नाम से भी जाने जाते हैं, उग्र के पिता का नाम बैजनाथ पांडे था। वे चूना के धनिक वाणिक बिहारी साहू के राम मंदिर में वैतनिक थे, पुजारी थे, किंतु वह भी वेतन में लेने से इनकार कर देते थे तथा उन्हें संस्कृत भाषा की साधारण जानकारी भी थी। वे जजमानी विद्या निपुण, साथ ही गीता के परम भक्त, शैव परिवार में पैदा होकर वैष्णव प्रभाव उन पर था। वे सत्यवादी थे, ईमानदार व्यक्ति थे। उनकी ईमानदारी का उदाहरण देते हुए उग्र जी कहते हैं, चुनार में जजमानी वृत्ति भी पर्याप्त थी और उन्हीं में एक जजमान बहुत बड़ा जमींदार था, जिसके मरने के बाद उनके दोनों पुत्रों में संपत्ति के लिए घोर अदालती संघर्ष हुआ। आखिर क्या होता है आगे, और इन सभी मुद्दों में जमींदार या बड़ा लड़का कुल पुरोहित की हैसियत से पिता की गवाह क्या ले पाता है या नहीं, यह हम देखेंगे बाद में। अगला हमारा है चोरी और प्रायश्चित। देखिए, चोरी और प्रायश्चित क्या है? तो चोरी और प्रायश्चित, जी हाँ, अब आपके दिल में जरूर यह सवाल आया होगा कि चोरी और प्रायश्चित से लेकर सत्य के मेरे प्रयोग, यह कहीं न कहीं जुड़ा हुआ विषय है। जी हाँ दोस्तों, सत्य के मेरे प्रयोग का लेखन गांधी जी ने अपने साथियों के आग्रह से किया और आत्मकथा के बहाने ही क्यों न हो, सत्य के जो अधिक अनेकानेक प्रकार के प्रयोग गांधी ने किए उसका वर्णन इसमें प्राप्त होता है। उनके प्रयोग में आध्यात्मिकता का मतलब नैतिक धर्म का अर्थ है नीति। आत्मा की दृष्टि से पाली गई नीति धर्म है, जिन वस्तुओं का निर्णय बालक, नौजवान और बूढ़े भी किया करते हैं और कर सकते हैं। इस कथा में उन्हीं वस्तुओं का समावेश है। सत्य के मेरे प्रयोग के नामकरण के संदर्भ में गांधी जी कितना सुंदर कथन कहते हैं, मुझे केवल सिद्धांतों का अर्थात तत्वों का वर्णन करना हो तब तो यह आत्मकथा मुझे लिखनी ही नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो उन पर रचे गए कार्यों का इतिहास देना है और इसलिए मैंने इन प्रयत्नों को सत्य के मेरे प्रयोग जैसा पहला नाम दिया। गांधी जी का सत्यवाणी की तिरल विचारों का सत्य है, स्वतंत्र चिरस्थायी सत्य अर्थात परमेश्वर है। गांधी जी अपने आप को सत्य रूपी परमेश्वर का पुजारी मानते थे। दोस्तों, चोरी और प्रायश्चित इसमें हम लोग यह भी देख पाते हैं कि चोरी और प्रायश्चित में सत्य के मेरे प्रयोग के आधार पर जो आत्मकथा महात्मा जी ने लिखी हुई है, इस आत्मकथा के जरिए हम सभी युवाओं को क्या परामर्श मिलता है। क्या गांधी ने चोरी की, और चोरी की तो किस चीज की चोरी की, और जब प्रायश्चित करने की बात आती है तो चोरी के पश्चात प्रायश्चित स्वयं अपने आप को देने का प्रयास गांधी किस प्रकार से देते हैं। मतलब जब आत्मकथा लिखने के लिए वह करते हैं तो आत्महत्या से लेकर आत्मकथा लिखने के लिए मजबूर हमारे गांधी जी इस प्रकार से चोरी और प्रायश्चित सत्य के मेरे प्रयोग का एक अंश हमारे सम्मुख रख पाते हैं। अगली हमारी विधा है जिसे हम रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज विधा क्षेत्र में रांगी राघव जी का नाम बड़ा अग्रसर माना जाता है।
रांगी राघव जी ने तूफानों के बीच शीर्षक रिपोर्टाज संग्रह में संभवतः हिंदी का पहला बहुत ही सशक्त और जिसे सफल प्रयास माना जाएगा। 1942 से 43 में बंगाल में पड़े भयंकर अकाल और उससे उपजी महामारी में आगरा से गए डॉक्टरी जत्थे के साथ प्रगतिशील लेखक संघ के रिपोर्टर के रूप में रांगे राघव, चूंकि उन्होंने एक मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया। वे तो पहले क्रमिक रूप से हंस में प्रकाशित हुए और बाद में स्वयं रांगे राघव ने इन रिपोर्टाजों को प्रकाशित किया। इस रिपोर्टाज संग्रह में बांध गए दाव, एक रात, मरेंगे साथ, जिएंगे साथ, अदम्य जीवन, तूफान के विजेता, अंधकार, एक प्रेम पत्र और बूचड़खाना, इन रिपोर्टाजों को संकलित किया जाता है। इस रिपोर्टाजों में लेखक ने अकाल और महामारी को झेलती हुई बंगाली जनता की समस्त मनोदशाओं का पूरी गंभीरता के साथ संजीवन अंकन किया है। दोस्तों, अदम्य जीवन क्या है? तो अदम्य जीवन यह रिपोर्टाज तूफानों के बीच रिपोर्टाज संग्रह का एकमात्र अंश है। यह अंश सबसे प्राणवान और जीवंत है। अदम्य जीवन पूर्वी बंगाल के सिद्धिरगंज की यात्रा के साथ प्राप्त होता है, जहां अकाल की काली छाया हर कहीं इस कदर व्याप्त है कि हर 5-10 कदम पर एक न एक कब्र मौजूद थे। रिपोर्टाज में आए पात्रों के छोटे छोटे वर्णनों और संवादों ने इस रिपोर्टाज को प्रभावी बना दिया। रांगे राघव अपने मित्र भट्टाचार्य के साथ सिद्धिरगंज गांव में चले जाते हैं। इस गांव के संदर्भ में कहा जाता है कि यह आदमी मिलने से ही पहले जहां कब्रें शुरू हो जाती है। हर 5-10 कदम पर एक न एक कब्र लेखक और उसके साथी को दिखाई दे जाती है, जिससे उनका हृदय कांप उठता है। आखिरकार इस रिपोर्टाज में और कौन कौन सी चीजें जुड़ जाती है, इसे देखने के लिए आपको लेक्चर के साथ जुड़ना नितांत आवश्यक होगा। दोस्तों, अगला हमारा जो है वो है यात्रा वर्णन। पतझड़ एक पात। इस यात्रा वर्णन में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन उर्फ अग्गे जी ने पूर्व जर्मन के प्रकृति का चित्रण किया है। दोस्तों, हम भारत की भूमि को देख रहे थे, भारत के साथ साथ हम जर्मन की भी यात्रा कर रहे हैं। तो जर्मन के प्रकृति का चित्रण यहाँ इस जगह पर हमें प्राप्त होता है। पूर्व जर्मन और पश्चिम जर्मन के वैमनस्य का वर्णन यहाँ पर प्राप्त है। इस वैमनस्य के कारण वहाँ पर रहने वाले लोगों पर होने वाले परिणाम का वर्णन उनके साथ पूर्व जर्मन में घूमने वाली साथी के द्वारा किया गया है। उनकी एक सहेली थी। जानते हैं दोस्तों कि उनकी सहेली क्या क्या रंग खिलाती है और उनको कौन कौन से रंगों में भर देती है। यात्रा वर्णन के प्रारंभ में लेखक ने पूर्व जर्मन के जंगल के प्रकृति का वर्णन अत्यंत सुंदर रूप से वर्णित किया है। जंगल पहले न देखे हो ऐसा नहीं है, पर पत्तियों के ऐसे जलते रंगों का इतना बड़ा पुंज वह नहीं देखा। हमारे यहाँ इक्के दुक्के पेड़ ऐसे देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही हुआ तो 8-10 पेड़ों की पान पर इस वनखंडी में पत्तों पर पड़ती हुई धूप के वृत्त सोने के मुकुट जैसे चमक जाते थे। हमारे पैरों से रोंदी जाकर पत्तियां एक तीखी परंतु हृदय गंध दे रही थी और वह मुझे बचपन की स्मृतियों में डुबोए दे रही थी। इस प्रकृति का प्रभाव लेखक के साथ साथ उनके साथ घूमने वाली पूर्व जर्मन के साथी पर भी होता है। क्या प्रभाव होता है, कैसे उन्हें अपने बचपन की याद आने लगती है और छोटी सी सैनिक की टुकड़ी उनके नाक के पैरों की चाप को दोनों को जब सुनाई देती है तो लेखक जर्मन के वातावरण में कौन सा बदलाव दिखाई देता है। साथी को पूछने के पश्चात उन दोनों में कौन कौन सी चर्चाएं चलती है और जर्मन का वातावरण किस प्रकार से बिगाड़ दिया जाता है। सैनिकों से त्रस्त वह क्या कह पाती है और वह कैसे अपने शब्दों के साथ वह प्रकट करती है। उनके शब्द कितने मार्मिक है, थोड़ा सुनिएगा। नहीं, मैं और सैनिक नहीं देखना चाहती, क्यों सब जगह सैनिक है। स्पष्ट है, दूसरे महायुद्ध के बाद पूर्व जर्मन से पश्चिम जर्मन अलग हो गया। पूर्व जर्मन में सैनिकों की इतनी दहशत थी कि वहाँ के स्थानिक लोग उनसे पूरी तरह ऊब गए थे। वे एक गुलामी का जीवन जी रहे थे और वहाँ की जो साथी थी अपने लेखक को वही सारी बातें बताने का प्रयास निरंतर रूप से कर रही थी। आगे क्या क्या होता है या इसके लिए हमें आपको इस क्लास में आना होगा, लेक्चर्स के लिए जुड़ना होगा ताकि आपको आगे की सब जानकारी मिल पाए। एक गोपकक्ष, एक व्यंग्य रचना।
सुंदर से। क्या है इसमें? तो किसी कार्य में दूसरे से बढ़ने की इच्छा का भाव मनुष्य में हमेशा नकारात्मक सोच की ओर ले जाता है। प्रतिस्पर्धी कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसके प्रति हमेशा हमारे मन में ईर्ष्या द्वेष का भाव बना ही रहता है। मनुष्य की सकारात्मक सोच ही उसे मानवता की ओर ले जाती है। एक गोपकक्ष नाम व्यंग द्वारा लेखक शंकर पुणतांबेकर जी, चूंकि वह अपने खानदेश की मिट्टी में प्राप्त हुए हैं, इन्होंने मनुष्य की इसी समस्या की ओर हमारा लक्ष्य केंद्रित किया है। जैसे श्री कृष्ण और उनके मित्र विलोल के माध्यम से नकारात्मक सोच मनुष्य को प्रतिस्पर्धी के प्रति किस कदर अहंकारी बना देती है, इसकी अभिव्यक्ति लेखक ने व्यंग के माध्यम से की है। यह पाठ शंकर पुणतांबेकर जी द्वारा लिखित व्यंग का उत्कृष्ट नमूना हमारे सामने है। मतलब बचपन से लेकर कृष्ण के प्रति विलोल के मन में ईर्ष्या द्वेष और प्रतिस्पर्धा का भाव होता ही है। आपके भी लाइफ में, आपके भी जीवन में कोई न कोई ईर्ष्या या द्वेष या प्रतिस्पर्धा का भाव रखने वाला व्यक्ति होगा। लेकिन उनके साथ श्री कृष्ण की डिप्लोमेसी जैसे कान्हा ने उस समय में अपनाई थी, तो हमें किस प्रकार की डिप्लोमेसी अपनानी चाहिए, यह भाव हमें इस निबंध के, इस रचना के माध्यम से हमें प्राप्त होने जा रहे हैं। इस व्यंग्यात्मक रचना के जरिए ही क्यों न हो, हमें यहाँ इस जगह पर शंकर पुणतांबेकर जी वह सारे डिवाइन डिप्लोमेसी जो कान्हा ने उस समय में की थी वह सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब यहाँ इस जगह पर हमारा मनोरंजन भी होगा और मनोरंजन के साथ साथ हमारा ज्ञानार्जन भी होगा। प्रतिस्पर्धा का जो भाव होता है, ईर्ष्या एवं द्वेष का जो भाव होता है, उसे कृष्ण के प्रति सकारात्मक सोचन नहीं देता। एक दिन जब वो कृष्ण से मिलने मथुरा चला जाता है, तो कृष्ण उसे राधा, नंद बाबा, मित्र सुभाव के लिए पत्र दे देते हैं। और जब वो पत्र दे देते हैं तो उनके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है और जिन्हें पढ़कर विलोल को कृष्ण की महानता का साक्षात्कार प्राप्त होता है। और साक्षात्कार के प्रतिरूप में ही हमें इस जो हमारी रचना है, इस व्यंग्यात्मक रचना के निष्कर्ष तक पहुंचना होगा। और इसे सारांश रूप में बताने के लिए या आपको पूरा यदि व्यंग्य रचना पढ़नी है, आपको आत्मसात करनी है, तो हमें आपको जुड़ना होगा एक दूसरे के साथ। अगला हमारा है प्रवास के दायरे, जो कि हरिवंश राय बच्चन, सब लोग जानते होंगे, अमिताभ बच्चन के पिता जो रहे, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एक दैनिक डायरी है, जिसमें उन्होंने लंदन में बिताए हुए अपने कुछ दिनों का वर्णन किया हुआ है। प्रारंभ में उन्होंने भारत से अपनी विदाई के क्षणों का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया। अभी अभी हम जर्मन पहुंचाए, अब जर्मन से लेकर हम लंदन चले आए, तो भारत से अपनी विदाई के क्षणों का अत्यंत मार्मिक वर्णन उन्होंने किया है। और उसके बाद हवाई जहाज में बैठने की पूरी प्रक्रिया को उन्होंने सूक्ष्मता से अभिव्यक्त किया। हवाई जहाज की ऊंचाई से नीचे पृथ्वी को देखते हुए उनके मन में जो जो विचार आए, उन्हें अपने लेखनी के माध्यम से उन्होंने निश्चित कर दिया। रास्ते में जो एक पड़ाव पर उन्होंने 2 सफाई कर्मियों का उल्लेख किया, जो सड़क पर झाड़ू लगाने के बाद बाकी सबके साथ चाय पीने बैठ जाती है। तो यह बताने के बाद ही लेखक अफसोस व्यक्त करते हैं, भारत में पता नहीं ऐसा कब होगा, क्योंकि भारत की हालत इससे बेटर नहीं है। हमें पता है कि आज यदि कोई झाड़ू लगाने वाली औरत दिखाई देती है तो उसे देखने का नजरिया हम लोगों का बहुत अलग होता है, लेकिन वहाँ उस जगह पर नहीं होता, क्योंकि यहाँ इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि कोई झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति होटल में सबके साथ बैठकर चाय पिए। लंदन पहुंचकर ऐसी ही अन्य विसंगति की ओर उन्होंने संकेत किया हुआ है, जहाँ भारत उस समय उन्हें कहीं भी कोई भी भारतीय हिंदी बोलते हुए नहीं दिखाई दिया, लेकिन उन्होंने अपनी बात हिंदी में कही और हिंदी न बोलने पर वहाँ मौजूद लोगों को थोड़ी बहुत आलोचना भी उन्होंने की। तो इस प्रकार से प्रस्तुत रचना के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को और पराये संस्कृति को भी आत्मसात करेंगे और साथ ही में हिंदी को आत्मसात करने का सफल प्रयास करेंगे। इसके पश्चात हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वह होता है संबोधन। चूंकि हमारा यह इस पाठ्यक्रम का अंतिम पड़ाव पर अब हम पहुंच चुके हैं। संबोधन युवाओं से, शायद आप सभी लोगों ने युवाओं से यह संबोधन सुना भी होगा, देखा भी होगा, पहचान भी लिए होंगे।
निश्चित ही तौर पर अब आपके माइंड में नाम आ ही गया होगा। आ गया उनका नाम? हाँ या ना? जी हाँ दोस्तों, संबोधन से तात्पर्य है स्वामी विवेकानंद जी। विश्व में हिंदू धर्म और भारत की प्रतिष्ठा स्थापित करने वाले स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी आध्यात्मिक हस्ती होने के बावजूद भी युवाओं के दिलों में अमिट छाप छोड़ती थी। स्वामी विवेकानंद जो कि वह देश को, युवाओं को बहुत ज़्यादा चाहते थे, उन पर वह प्यार करते थे और उन्हीं युवकों को प्रेरित करने के लिए काफ़ी कुछ कहते रहते थे। संबोधन युवाओं से इस पाठ के द्वारा अपने देश को, अपने देश के विकास को, युवाओं की किस प्रकार से आवश्यकता है, उनका विकास विश्वास नवीन पीढ़ी पर, नव युवकों पर किस प्रकार से है और युवाओं को क्या करने की आवश्यकता है और आज का युवा क्या करने जा रहा है। उनके मतानुसार युवा ही इस देश की समस्याओं का समाधान कर देश की उन्नति कर सकता है। इन युवाओं को देश की सेवा के लिए कार्यान्वित करने के लिए विवेकानंद जी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने भारतवर्ष के पुनरुत्थान के लिए शारीरिक शक्ति की अपेक्षा आत्मा की शक्ति तथा शांति और प्रेम की ध्वजा को महत्वपूर्ण माना। नवयुवक अगर इनको अपनाएंगे तो निद्रित भारत जागने लगेगा, कोई बाह्य शक्ति इसे दबा नहीं सकेगी। प्रस्तुत जो संबोधन हमें प्राप्त होता है ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा होता है। दोस्तों ये आप लोगों के लिए बनाया गया है, युवा शक्ति के लिए बनाया गया है, युवा संगठन के लिए बनाया गया है। अब इससे हमारे देश की जो समस्याएं हैं वह पूरी तरीके से दूर होगी, देश समाधान को प्राप्त करेगा, देश की उन्नति होगी और इन आप लोगों के कारण ही हमारा जो देश है यह विकसित होने में मदद मिलेगी। और इस प्रकार से विवेकानंद जी ने कहे हुए संबोधन के जरिए आप में आत्मिक भी विकास होगा। जिस प्रकार से शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है ठीक उसी प्रकार आत्मा की शक्ति की भी आवश्यकता शरीर को, आत्मा को होती है, जिसके द्वारा आंतरिक चेतना प्राप्त होती है और आंतरिक चेतना के द्वारा ही मनुष्य में निरंतर रूप से परिवर्तन होता है। और आज के युग में आप युवाओं में परिवर्तन की आधारशिला होना निश्चित ही तौर पर आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। दोस्तों यह रहा आपके पाठ्यक्रम का सारांश तौर पर बताया हुआ। हमने जो कथेतर गद्य विधाएं हैं उनका तात्विक तौर पर, जैसे जो चीज़ें यहाँ इस जगह पर पाठ्यक्रम में बताई गई है उससे हमने आपके सामने अत्यंत शॉर्ट रूप में, सारांश रूप में देखने के लिए हमने आपको मजबूर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह आपको पूरे सत्र तक इसे पढ़ना है, समझना है, इस पर ही आपको प्रश्न पत्र को, प्रारूप को भी प्राप्त करना है। दोस्तों आपका यह इंट्रोडक्टरी सेशन होने के बाद तुरंत ही हम हमारी जो विधा है उन विधाओं को शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके गूगल क्लासरूम पर हमने जो सिलेबस या पूरा का पूरा डाल दिया है और इसके साथ साथ प्रश्न पत्र का हर विषय के प्रश्न पत्र के प्रारूप को भी डाला है, उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। हो सके तो आप उसकी प्रिंट निकाल कर आपकी बुक में लिख लीजिएगा ताकि आपको आगे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या बाकी है। यह पाठ्यक्रम यदि आपके आंखों के सामने रहता है तो कोई पॉइंट यदि मिस हो जाता है तो आप बताइएगा ताकि कोई पॉइंट न हमसे छूट पाए न आपके ज्ञान में वह कमी रह पाए। यही कहते और आपकी अगली तासिका में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।